नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रदेश का प्रश्न और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी नक्सलवाद के द एंड की, और वो भी डेडलाइन से पहले। आप सोचेंगे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो उसकी एक बड़ी वजह है। जिस रफ्तार से नक्सली या तो सरेंडर कर रहे हैं या फिर उनका खात्मा हो रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि भारत भूमि से नक्सलवाद का खात्मा उसकी डेडलाइन से पहले ही हो जाएगा। अब डेडलाइन क्या है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन 31 मार्च 2026 तय कर रखी है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से नक्सल मोर्चे पर लगातार एक के बाद एक बड़ी खबरें आ रही। अगर 2 दिन की ही बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 22 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं और इनमें 2 बड़े नक्सल चेहरे हैं। पहला है 77 लाख का इनामी कबीर, जिसने बालाघाट में सीएम मोहन यादव के सामने हथियार डाले, और दूसरा है 1 करोड़ का इनामी रामधेर, जिसने राजनांदगांव में हथियार डाल दिए। एक के बाद एक बड़े नक्सली कमांडरों का मारा जाना या हथियार डालना, यही ख्याल जहन में लाता है क्या डेडलाइन से पहले ही नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा? तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिंसक आंदोलन की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। जो थोड़ा बहुत बचा है 31 मार्च के पहले सुरक्षा एजेंसियां पूरा 25 बार कहा है कि भाई हथियार डाल दो मेन स्ट्रीम में, अगर नहीं डालेंगे तो हमारा अभियान चालू है। बीते दिनों छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में लगभग रोज नक्सली सरेंडर कर रहे हैं या मारे जा रहे हैं। कई बड़े दस्ता कमांडर, कई मिलिशिया हेड और कई कुख्यात नक्सली जिन पर लाखों में इनाम था, या तो ऑपरेशन में ढेर हुए या फिर अपने साथियों के साथ सरेंडर के लिए मजबूर हुए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये संकेत हैं कि जंगल का कोर बेल्ट अब कमजोर पड़ रहा है। इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण है छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार के बीच की मजबूत सिंक्रोनाइज्ड स्ट्रेटेजी। ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑपरेशन, डीप फॉरेस्ट एरिया में नए कैंप, सड़क और नेटवर्क कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार, यूएवी ड्रोन सर्विलांस, मॉडर्न वेपन सपोर्ट और स्थानीय आदिवासी क्षेत्रों में विश्वास बहाली के कार्यक्रम, इन सभी ने मिलकर नक्सल संगठनों के मूवमेंट नेटवर्क को तोड़ दिया है। छत्तीसगढ़ की नई सरकार लगातार दावा कर रही है, अब हम जंगलों में नक्सलियों के पीछे नहीं, उनके माओइस्ट नेटवर्क के पीछे जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद दम तोड़ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 साल में नक्सली हिंसा में 53% की गिरावट आई है। सुरक्षा बलों की शहादत में 70% से ज्यादा की गिरावट आई है और छत्तीसगढ़ में प्रभावित क्षेत्र 18,000 स्क्वायर किलोमीटर से घटकर 4,200 स्क्वायर किलोमीटर रह गए। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अपने पतन के दौर में पहुंच चुका है। पिछले 2 सालों में 400 से ज्यादा नक्सली मारे गए, 1500 से ज्यादा गिरफ्तार हुए और 2000 से ज्यादा नक्सलियों ने हथियार डालकर सरेंडर किया। बस्तर पुलिस का दावा है कि अब पूरे बस्तर में 400 से 600 के बीच ही हथियारबंद नक्सली बचे हैं और इनमें भी गिने चुने ही ऐसे हैं जो टॉप कमांडर की भूमिका में हैं। नक्सलियों की सबसे बड़ी ताकत माने जाने वाले हिडमा और बसव राजू जैसे खूंखार कमांडरों के एनकाउंटर के बाद नक्सल संगठन की कमर लगभग टूट चुकी है। लेकिन इन तस्वीरों में आज भी सबसे बड़ा सवाल यही, क्या यह रफ्तार 2026 की डेडलाइन को बीट कर देगी? क्या आने वाले महीनों में बड़े नक्सलियों का कोर जोन भी टूट जाएगा? क्या नक्सली संगठन का टॉप लेवल कमांड पूरी तरह खत्म होने के करीब है, या फिर यह एक टेक्टिकल रिट्रीट है जहां नक्सली रीग्रुपिंग करने की कोशिश कर रहे हो? कैमरा सहयोगी अभिषेक सिंह ठाकुर के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी। तो डेडलाइन से पहले ही नक्सलियों का खात्मा होता नजर आ रहा है, और ये इसलिए क्योंकि बड़े बड़े नक्सली या तो ढेर कर दिए गए या उन्होंने सरेंडर कर दिया। हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो हिडमा डाउन, बसवराजू मुठभेड़ में मारा गया, वेणुगोपाल ने सरेंडर कर दिया। इसके अलावा रामधेर ने राजनांदगांव में सरेंडर कर दिया, कबीर ने बालाघाट में सरेंडर कर दिया। तो ये तमाम बड़े नक्सली चेहरे हैं जो या तो सरेंडर कर चुके हैं, मारे जा चुके हैं। अगर हाल फिलहाल की बात की जाए तो अब कुछ एक नक्सली चेहरे और हैं जिनके नाम मैं आपको बता दूं। देवजी है, गणपति है, मिश्र बसेरा है, इसके अलावा पापाराव है, गणेश उइके और बरसे देवा। ये वो चंद नाम रह गए हैं जिनकी तलाश अभी की जा रही है, और हो सकता है ये भी सरेंडर करने का रास्ता अपनाए, या हो सकता है कि किसी एनकाउंटर में इनका भी खात्मा हो जाए। तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी, और जिस रफ्तार से, जिस तेजी के साथ ये नक्सलवाद के खिलाफ अभियान कामयाबी की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है, उससे यही उम्मीद जगती है।
तमाम मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। हमारे साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर रहेंगे, नक्सल मामलों के जानकार हैं। इसके अलावा हमारे साथ रुपेश दुबे रहेंगे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और एमपी नथानियल सर हमारे साथ रहेंगे जो कि रिटायर्ड आईजी रहे हैं सीआरपीएफ के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और जब जब नक्सलवाद की चर्चा होती है तब तब सरकारों का भी जिक्र आता है। सबसे पहले रुपेश जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि ये मसला केवल लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ नहीं था, केवल सशस्त्र बलों से जुड़ा हुआ नहीं था, ये मसला सियासत से भी जुड़ा हुआ रहा है। तो ये जो खात्मा लगातार नक्सलियों का होता जा रहा है, क्या उम्मीद ये आपके मन में जगाता है? आनंद जी नमस्कार, डॉक्टर अजय चंद्राकर जी नमस्कार, नथेल जी नमस्कार। देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से नक्सलवाद खात्मे की ओर बढ़ रही है, छत्तीसगढ़ सरकार जिस प्रकार से नक्सलवाद को समाप्त करने की नीति बना करके काम कर रही है, इसको राजनीति से परे हट करके देखने की बात है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपने नेतृत्व को नक्सलवाद के हमलों से खोया है जी। और जिस प्रकार से नक्सलवादी जो है, माओवादी हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं, और जिस प्रकार से उनके रुपेश ने आत्मसमर्पण करते समय ये कहा कि हम हथियार डाल रहे हैं, लेकिन जब भी ऐसी परिस्थिति निर्मित होगी तो हम फिर से हथियार उठा लेंगे। लेकिन नक्सलवाद समाप्त हो, छत्तीसगढ़ का प्रत्येक राजनीतिक दल और प्रत्येक जनता चाहती है। छत्तीसगढ़ जिस प्रकार से शांति का टापू रहा है, शांतिपूर्ण वातावरण रहा है, और चूंकि बस्तर क्षेत्र में, बस्तर के वनांचल क्षेत्र में प्रकृति प्रेमी सभी रहते हैं, वहां जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में नक्सलवाद समाप्त हो। लेकिन नक्सलवाद समाप्त करने के लिए सरकार को नक्सल मानसिकता को भी समाप्त करने के लिए एक बेहतर कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है, ताकि जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं वो फिर से नक्सलवाद की ओर अग्रसर ना हो। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सरकार को जो नक्सल मुक्त ग्राम पंचायतें हैं उनको विकास की मुख्य धारा में आप जोड़ने भी के लिए बेहतर तरीके से जानते होंगे कि ये जो नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला, ये केवल हथियारों के दम पर नहीं चला है। इसमें विकास कार्यों को भी रफ्तार दी गई है, इसमें लोगों को समझाइश भी दी गई है, लोगों को जागरूकता भी दी गई है, लोगों से कनेक्ट भी किया गया है। सरकारी स्कीमों के जो फायदे हैं वो लोगों तक पहुंचे हैं, वहां पर सड़कें बनी हैं, वहां पर स्कूल बने हैं, वहां पर कनेक्टिविटी के लिए टावर्स बने हैं। इन सब का टोटल इंपैक्ट इस रूप में सामने आ रहा है कि जो आदिवासी अंचल के लोग थे वो भी हमारे सुरक्षा बलों के साथ खड़े हुए इस मुहिम का हिस्सा बने। निश्चित रूप से भट्ट जी, कांग्रेस प्रारंभ से ही बात करती थी, जब तक हम वनवासियों को, बस्तर निवासियों को, आम जनता को विश्वास में नहीं लेंगे, उस क्षेत्र में जो सामाजिक संगठन है उनको विश्वास में नहीं लेंगे, तब तक हमें नक्सलवाद के खिलाफ सफलता नहीं मिलेगी। और आज जो सफलता में है, हमारे डीआरजीबी के जवान हैं, हमारे जो सीआरपीएफ के जवान हैं, हमारे आईटीबी के जवान हैं, तमाम अभाव में, कड़कती धूप में, बरसात में भी उन्होंने जो नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन चलाया, जिसकी परिणति नक्सलियों के कमर टूट गई है और वो आत्मसमर्पण करने के लिए विवश हैं, या आज छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों पे आत्मसमर्पित कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के लिए आने वाला सुनहरा भविष्य। चलिए, मतलब आप भी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि वो दिन जल्द ही आएगा जब नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। हमारे साथ बीजेपी नेता राजीव चक्रवर्ती भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ चुके हैं। राजीव जी, स्वागत है। थोड़ा सा आप लेट आए, लेकिन सवाल मेरा ये, डेडलाइन है 31 मार्च 2026। जिस गति से चीजें आगे बढ़ रही हैं, क्या आपको लगता है कि डेडलाइन से पहले ही खात्मा हो जाएगा, नक्सल मुक्त हो जाएगा छत्तीसगढ़, नक्सल मुक्त हो जाएगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के वो हिस्से जहां पर कभी प्रभाव देखा जाता था वहां से बचा कुचा भी चला जाएगा, ओडिशा हो, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, जहां जहां नक्सलवाद ने अपने पैर जमाए वहां से पूरी तरह खात्मा हो जाएगा? लाल आतंक का अंत आ चुका है और वो सुनहरी घड़ी, वो सुनहरा नया आकाश चमक रहा है कि जो बंगाल के नक्सलवाड़ी से कानू सन्याल, चारू मजुमदार और जंगल सांथाल ने जो शस्त्र विद्रोह किया था, उस विद्रोह की अभी अंतिम कड़ी आ चुकी है। जिन्हें बैलेट पेपर पर भरोसा नहीं था, जिन्हें बटन पर भरोसा नहीं, अब बुलेट के द्वारा उनका संहार हो रहा है। और विश्वास जो लोन वराटू और जो नियत निर्लार था कि मेरा अपना गांव, मेरा सुंदर गांव, आमचो बस्तर, सुंदर बस्तर, तो न केवल बस्तर बल्कि ये जो रेड कॉरिडोर था, जो लाल आतंक था पशुपति से तिरुपति तक, उसका अंत अब आ चुका है। और भारतवर्ष के जो 7 राज्य थे, क्योंकि हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया था, देयर इज विल देयर इज वे,
कि हम इसे खत्म करके रहेंगे। जैसे सीमा पार आतंकवाद पे भी हम लगभग खत्म कर चुके हैं, छिटपुट घटनाएं हो रही है, तो उसी प्रकार से जो देश के अंदर की जो आंतरिक सुरक्षा की बात थी, इस लाल आतंक का भी अंत आ चुका है। और वो जो शुभ घड़ी थी, जिसे डेडलाइन दिया गया था 31 मार्च के पहले, बिल्कुल उसके पहले दिख रहा, क्योंकि जो शीर्ष माओवादी संगठन है, जो दलम है, जो संगम है, उनकी अंतिम घड़ी, उनके आपस में भगदड़ मच चुकी है। क्योंकि हमारे माननीय गृह मंत्री, जो राज्य के गृह मंत्री है विजय शर्मा जी और अमित शाह जी, दोनों ने कहा था कि या तो आप बुलेट खाने को तैयार रहिए या बटन पर आ जाइए और बात करिए, आपका पुनरुद्धार होगा, आपका वापस जो है आप मुख्य धारा में आइए। तो जो इससे इनकार किए वो तो मारे जा चुके हैं। और बड़ी संख्या में आज जिस प्रकार से जो खैरागढ़ के थाने में आत्मसमर्पण हुआ इनामी नक्सली, और वो बता रहे थे, आप ही के चैनल में मैं देख रहा था कि तमाम जो बड़े शीर्ष थे, जो काडर थे नक्सलियों के, जो पुलिस ब्यूरो सदस्य थे दलम के, वो सब जब लगातार वार्तालाप कर रहे थे सरकार से कि हमें मारिए और हम समर्पण करना चाहते हैं, तो एक भगदड़ की स्थिति मच गई है। और वो सुनहरा दौर आया आते हैं राजीव जी आपके पास, आप पूरी तरह आशान्वित हैं और आपको भी पूरी उम्मीद है कि जो डेडलाइन तय की गई है उससे पहले ही नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। लेकिन ये तो बात होती है दावे करने वाली। हम जब बाहर से बैठ के चीजों को देख रहे होते तो हमें लगता है कि सारी चीजें इसी दिशा में एक साथ सुगमता से आगे बढ़ जाएंगी, लेकिन कई बार ग्राउंड पर रियलिटी अलग होती है। हमारे साथ नथानियल सर हैं और वो ग्राउंड की रियलिटीज को बेहतर, हम सबसे बेहतर जानते हैं, समझते हैं। सर, मेरा आपसे सवाल है कि जिस रफ्तार से नक्सल या तो सरेंडर कर रहे हैं, कली की बात कर लीजिए, कबीर ने सरेंडर कर दिया, आज ही की बात कर लीजिए, रामधीर ने सरेंडर कर दिया, इससे पहले हेडमा मारा गया, बसवराजू मारा गया, वेणुगोपाल सरेंडर कर चुके हैं, बहुत सारे लिस्ट में शामिल हैं। तो क्या ये लगता है आपको कि चीजें उसी दिशा में जा रही हैं और चीजें सुगमता से आगे बढ़ने की दिशा में जा रही हैं, या अभी भी बीच बीच में हिकअप्स हैं, हिचकियां हैं इस मामले में? वैसे मुझे नहीं लगता कोई हिचकियां हैं इस ऑपरेशंस में। जो ऑपरेशन चल रहे हैं ये बड़े जोरों से चल रहे हैं और इसके वजह से ये माओइस्ट के बीच में दहशत फैला हुआ है और उस दहशत की वजह से ही ये लोग सरेंडर कर रहे हैं। और सरेंडर करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि किस स्टेट में जाके सरेंडर करें। अब कुछ तो छत्तीसगढ़ के जो थे 10, वो वहां जाके सरेंडर किए मध्य प्रदेश में। वो देख रहे हैं कि कहाँ पे हमको ज़्यादा फायदा होगा। वहाँ शायद 15 महीने के लिए उनको बोला, 15 साल के लिए उनका देखभाल किया जाएगा, तो इस वजह से कुछ लोग वहाँ चले गए। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी जो हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया यहाँ पे रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम बनाए हैं, जिसमें कि इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, स्किल ट्रेनिंग, और जैसे ही सरेंडर करते हैं 50,000 रुपये दिए जाते हैं। उसके अलावा इनको सेटल किया जा रहा है, मकान वगैरह दिया जा रहा है। तो ये काफ़ी एल्योरिंग इनके पास जो प्रपोजल्स आ रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि तेलंगाना में जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं, लेकिन ये सब सरेंडर के मूड में आ गए, क्योंकि इनके ज़्यादातर जो सीनियर लीडर्स भी हैं वो भी अभी समझ गए कि वो अब कुछ कर नहीं सकते, तभी वो खुद मांग रहे हैं। नथानियल सर, लीडरशिप के नाम पे कुछ बचा है अभी? हाँ जी, लीडरशिप के नाम पे कुछ बचा है, क्योंकि जो थिंक टैंक्स थे वो भी किनारे हो गए हैं और जो इनके मिलिट्री लीडर्स थे वो भी किनारे हो चुके हैं। तो अगर संगठन के तौर पर इसको देखा जाए तो एक जो हायरार्की है, टॉप लेवल का थिंक टैंक होता है, लीड करने वाला था, उसके नाम पर कुछ बचा है इनके पास अभी? इनके पास केवल पॉलिट ब्यूरो में तो केवल 2 ही मेंबर्स रह गए हैं और उनके पीछे अभी फोर्सेस लगी हुई हैं। हमें पता नहीं कब उनका भी खबर आ जाएगा कि ये दोनों भी खत्म हो गए हैं या ये सरेंडर करेंगे जी। और ऊपर से ये भी है कि ये बीमार भी हैं, दे आर ऑल अबव 60 ईयर्स, तो 60 साल से ऊपर। वैसे इन लोगों को काफ़ी बीमारियां, जंगलों में रहे हैं, ट्रीटमेंट के लिए कोई इनके लिए कोई तरीका नहीं है, जिसके वजह से या तो ये खुद सरेंडर कर देंगे बीमारियों की वजह से, या ये कहीं मारे जाएंगे। और हमारी इंटेलिजेंस अभी इतनी मजबूत हो गई है कि इनको बचने का कोई उम्मीद नहीं है, कहीं ना कहीं मारे जाएंगे या ये खुद सरेंडर कर दें। और ये तो इसी से मालूम पड़ रहा है कि वो खुद टाइम मांग रहे हैं फरवरी 15 तक कि इन्हें टाइम दिया जाए कि ये अपने दूसरे कैडर के साथ मिलें और सरेंडर के लिए आगे बात करें करके। जी, अजय सर का मैं यहाँ पे रुक करना चाहूंगा। अजय सर, कई बार अब जब ऐसी चुनौतियां सामने होती हैं, इतने सालों से आप इनसे लड़ रहे होते हैं, तो मन में कामयाबी के बावजूद भी बहुत सारी शंकाएं, आशंका होती हैं। तो एक शंका, आशंका ये भी है कि ये जो टाइम पीरियड है,
ये कहीं इनका कूलिंग पीरियड तो नहीं है? कहीं ये खुद को फिर से रिग्रुपिंग की तो नहीं सोच रहे हैं? क्या स्थितियां वैसी बची हैं कि रिग्रुपिंग की सोचें, फिर से खुद को पुनर्गठित करें, पुनर्संगठित करें? आनंद जी, ये कोलैप्स होने के पोजीशन में है जी और नक्सली उन्मूलन में आज जो सफलता मिली है तो बस्तर का आकाश अनंत अनंत सितारों से भरा रहा, लेकिन धूमकेतु की तरह छाए हुए हैं। जिनके रिजिम में यह हो रहा है, प्रशंसा करनी होगी भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी को, और छत्तीसगढ़ शासन को भी तारीफ करेंगे कि इनके रिजिम में हो रहा है। लेकिन अनंत अनंत सितारों का इसमें योगदान रहा है, चाहे वो डॉक्टर रमन सिंह जी का कार्यकाल रहा हो या भूपेश जी का भी, उसको विस्मृत नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां पर अमित शाह जी जिस तरह से रणनीति बनाए, वो जो बैठक लेते थे अनंत जी, उसमें वो सबकी बात सुनते थे, राज्य सरकार के अधिकारियों का या अलग अलग राज्य सरकार के अधिकारियों का, और सूक्ष्म रूप से जो रणनीति बनाते गए। तो भविष्य में तो यही कहा जाएगा, क्योंकि मैं नक्सल प्रॉब्लम के उन्मूलन के समाप्ति के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, वन बुक, वन पेन, वन गृह मंत्री, ओनली वन अमित शाह जी के रूप में हमेशा जो सुधारती है नक्सल समस्या के, वह स्मरण रखेंगे। जी अब यहां पर मूल बात आती है कि कोलैप्स हो चुके हैं ये, न तो इनके पास संसाधन है, इनका विल पावर टूट चुका है, ये जीवन बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह हो गई है कि डिवीजन हो गया है इनके संगठन में, एक आंध्रा वर्सेस छत्तीसगढ़। और ये डिवीजन जी ये जो कह सकते हैं कि डिवीजन इतना घातक है कि आप सही कह रहे हैं। आज आपका जो ओपनिंग रिमार्क रहा है आनंद जी, 31 मार्च के पहले डेफिनेटली इस विषय के ऊपर समाधान मिलेगा। माइंडसेट की बात है, माइंडसेट यह विचारधारा वह नहीं रह गई, सब विकास चाहते हैं। आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा था, रुपेश जी से बातचीत करते हुए, विकास भी हुआ है, प्रशासनिक काम भी हुआ है, सामाजिक काम भी हुआ है, राजनीतिक एक्टिविटी भी हुई है और आर्थिक भी हुआ है जी। तो समस्त आयामों के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपको बताया अनंत जी, सभी साथियों को याद है जब ये टावर गिरा देते थे, पूरा घोर अंधेरा रहता था बस्तर, सड़कें खोद देते थे, सड़कों पर आईडी ब्लास्ट करके बड़े बड़े गड्ढे बना देते थे ताकि आवाजाही प्रभावित हो। 31 मार्च के पहले ओनली वन बुक, ओनली वन पेन, ओनली वन होम मिनिस्टर अमित शाह जी सदैव के लिए अमर हो गए। चलिए, बहुत बड़ी बात आपने कही है। मैं अब यहां पर नथानियल सर से इस विषय में उनकी टिप्पणी चाहूंगा। नथानियल सर, रणनीतियां पहले भी बनती थीं और रणनीतियां अब भी बनाई जा रही हैं। अधिकारियों के साथ, सुरक्षा बलों के साथ बैठक पहले भी होती थी, सीआरपीएफ पहले भी मोर्चे पर मौजूद थी, हमारे जवान पहले भी मोर्चे पर मौजूद थे। लेकिन अभी क्या बदलाव आया? जैसा कि अजय चंद्राकर सर ने कहा कि एक कॉपी, एक पेन, वन मैन, ये जो रणनीति इस दिशा में आगे बढ़ी, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि एक डेडलाइन तय की गई, उसके लिए एफर्ट जुटाए गए, उसके लिए संसाधन जुटाए गए और कहीं पर कोई हिंड्रेंस, कोई बाधा, कोई रुकावट आने ही नहीं दी। यह रणनीति कितनी बड़ी साबित हुई इस पूरी चुनौती को खत्म करने के लिए? बड़ा श्रेय तो इसके लिए जाता है कि इन्होंने सड़क बनाने में काफी जोर दिया है जी। अगर सड़क नहीं बनता तो फोर्सेस आगे जाने में नाकामयाब रहते, और क्योंकि फोर्सेस पहुंच गए अबुझमाड़ एरिया के अंदर और एफओबी हमने स्थापित कर दिए करीबन 100 के करीब जी। और उसके वजह से जो माओइस्ट थे, इनका जो लिंक था विलेजर्स के साथ, गांव वालों के साथ, वो लिंक खत्म हो गया जी। प्लस क्योंकि फोर्सेस वहां पेनिट्रेट कर गए, उसके वजह से हमें इंटेलिजेंस भी अच्छा मिलने लग गया, सॉलिड इंटेलिजेंस, जिसके वजह से ऑपरेशन जब चालू करते थे तो बिल्कुल ठिकाने पे जाके ऑपरेशन करते और उनको मार गिराते या वो अरेस्ट कर लेते उन्हें। तो ये मेन जो कारण था इस सक्सेस का यही है कि सड़क बन गया, और सड़क बनने की वजह से फोर्सेस अंदर जा सके
और पहले जो नॉर्थ ईस्ट वगैरह थे वहाँ पे बटालियंस काफ़ी, क्योंकि सुधर गया वहाँ पे, बटालियंस वहाँ से निकाले गए और यहाँ पे इनको इंडक्ट किया गया छत्तीसगढ़ में और झारखंड वगैरह में। उसके वजह से फोर्सेस क्योंकि सब जगह पेनिट्रेट कर गए, नक्सलाइट्स का मूवमेंट वहाँ पे बिल्कुल खत्म हो गया और इन्हें जो है दूसरे स्टेट में जाने में दूसरे स्टेट में मजबूर हो गए। तभी ये आंध्र प्रदेश में गए और वहाँ पे हिडमा के साथ दूसरे मारे गए। तो ये था मेन रीजन कि वहाँ पे अबुझमाड़ के अंदर हमने पूरा कब्जा मार लिया, जो कि पहले पूरे इनके हाथ में था और वहाँ पर फोर्सेस जा भी नहीं सकती थी पहले। अगर कोई वेंचर भी करते वहाँ पे जाने की तो गाड़ियों को वो ब्लास्ट कर देते थे, काफी तादाद में आईडी लगा के रोड के ऊपर ही। आता हूं सर आपके पास। राजीव जी का मैं यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। राजीव जी, ये जो रणनीति की हम बात कर रहे हैं और इसमें केवल एक दो राज्य की बात नहीं बल्कि जो जो इलाके, जिन जिन राज्यों के नक्सल प्रभावित थे उन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनकी सरकारों ने भी इस संगठित एफर्ट में अपना योगदान दिया है। तो ये जो संगठित एफर्ट है और इसका जो निर्देशन गृहमंत्री अमित शाह कर रहे थे, उसको आप कैसे देखते हैं? तमाम सरकारों के सहयोग को आप कैसे देखते हैं, जिसका प्रतिफल अब इस रूप में सामने आ रहा है? पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि 2018 के बाद से एक टीम बनी थी जो सातों नक्सल प्रभावित है, उनकी डीजी की बैठक होती थी। कभी वो तेलंगाना में होती थी, कभी आंध्र प्रदेश में होती थी, कभी रायपुर में होती थी, कभी वो उसकी बैठक होती थी रांची में, और गृह मंत्री खुद उसकी मॉनिटरिंग करते थे। सातों राज्य के मुख्यमंत्री भी रहते थे। तो जो नक्सल प्रभावित राज्य, उनका सामंजस्य, उनका तारतम्य, एक साथ एक सुर में कि कहीं से वो अगर एम्बुलेंस लगाएंगे वो कहां से छूटेंगे, ये जो तारतम्य था वो काफी फायदेमंद साबित हुआ और यहाँ पे कोई गतिरोध नहीं था। बीच में मैं दुख के साथ कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने एक बार उसका बॉयकॉट किया था, कोई राजनीतिक कारण होगा, लेकिन उसके बाद लगातार जो संयुक्त डीजी की बैठक होती थी और उससे इंटेलिजेंस। लेकिन एक खतरा अभी भी है, जो तथाकथित सफेद पोस्ट नक्सली है, जो अर्बन नक्सल नेटवर्क है, वो बड़ा दुखद है। जब हिड़मा मारा गया तो दिल्ली के राजधानी में बैठकर वो उन्हें रेड सैल्यूट कर रहे थे और कह रहे थे कि संसाधन लूटे जा रहे हैं। ये दुखद है, ये नहीं होना चाहिए। देश की आंतरिक सुरक्षा हो या बाह्य सुरक्षा हो, उस पर यदि हम कोई ऑपरेशन जी बिल्कुल राजीव जी, मैं रुपेश जी का रुख करता हूं क्योंकि जी समय की कमी है। सबसे एक कमेंट और लेना होगा। रुपेश जी, एक चिंता की तरफ इशारा किया है भी राजीव जी ने, उसका नाम, उसका बाकायदा उन्होंने बताया कि जो अर्बन नक्सल हैं ये एक चिंता का विषय है, यानी कि जो इनको कवर फायर देते थे इन नक्सलियों को, वो एक चिंता का विषय है। इस पर आपके विचार क्या है? देखिए, जिस प्रकार से अर्बन नक्सल की बात सामने आ रही है, शिक्षा, विकास, न्याय, समानता के मूल मंत्र के साथ जब सरकार काम करेगी तो वो उनके कुमंशा फलीभूत नहीं होंगी। लेकिन एक चिंता यह भी है कि जिस प्रकार से बस्तर में जो पर्यटन के तमाम संभावनाएं हैं और पर्यटन को उद्योग को दर्जा दिया जा रहा है और औद्योगिकीकरण के नाम पे यदि प्रकृति के साथ खिलवाड़ होगा तो फिर से एक अफरा तफरी की स्थिति निर्मित ना हो, इस बात को भी छत्तीसगढ़ की सरकार को संकल्पित मन से काम करने की आवश्यकता है। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं राजीव आप इस बात पर? जी देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने 11B जो एक लोहे की खदान थी बैलाडीला में, उसे ArcelorMittal जो आज कंपनी है, उस समय वो मित्तल पावर्स जनरेशन कंपनी हुआ करती थी, मित्तल माइंस कंपनी हुआ करती थी, उसके साथ MOU किया था। तो बस्तर में जो है वो पहाड़ है मिनरल्स के, और वो अगर वो पहाड़ है केवल जमीन के नीचे नहीं, वो मिनरल के पहाड़, तो देखिए खनन भी एक उद्योग है, पर्यटन भी एक उद्योग है, तो होटल इंडस्ट्री भी है, उसके साथ साथ वहाँ दूसरे इंडस्ट्री भी है। तो ये जो चिंता व्यक्त की जा रही है, ये चिंता तो उसी प्रकार से जो अर्बन नक्सली है या जो तथाकथित बुद्धिजीवी है, बहुत बड़े बुद्धिजीवी है जो बुद्धि से खेलते हैं, जब हमारे जवान शहीद होते हैं तो वो उसका उत्सव मनाते हैं, तो ये बुद्धिजीवियों की ज्यादा चिंता है। मैं सर आता हूं राजीव जी, अब बाकी दो मेहमान हैं, उनसे भी एक कमेंट ले लूं इस अर्बन नक्सल वाले पहलू पर और जो विकास की बात की जा रही है उसके ऊपर। अजय चंद्राकर जी, आपका कमेंट, आपका नजरिया क्या है इस पर? देखिए, अर्बन नक्सल की बात है तो पहले बस्तर में बेझिझक ये NGO के माध्यम से पहुंचते थे जी, और वहां रहते भी थे। इसमें कमी आ चुकी है, इसमें सरकार की निगाह है और ये सबसे बड़ा फैक्टर होता था। लेकिन अर्बन नक्सल में अब टेक्नोलॉजी आ गई है, उतने आसानी से अब वो
पहले जैसे उसको संचालित नहीं कर सकते। और तीसरी बात है कि आदिवासी जो हैं वो इतने आनंदित हैं, लेकिन आदिवासियों का वे ऑफ लाइफ रहा है, इसके लिए उनके वनोपज के ऊपर सरकार विपुल पैमाने पर खर्च करते रहे तो उनका आर्थिक विकास तुरंत दिखाई देगा, जिसके कारण से वो ऐसे एनजीओ को, ऐसे अर्बन नक्सलियों को फटकने नहीं देंगे। जी, विचार के स्तर पर नथानियल साहब, अब ये नक्सली जो हथियारबंद नक्सली थे, ये खात्मे की ओर है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि डेडलाइन से पहले ही इनका खात्मा हो जाएगा, लेकिन विचार के स्तर पर क्या कहीं कोई पांव टिकते नजर आ रहे हैं इनके? अब तो इनके लिए मुश्किल है, क्योंकि एक तो काफी तादाद में सरेंडर कर गए हैं और ऊपर से इनके पास वैसे भी हथियार बहुत कम होते थे, तो हथियार कम होने की वजह से इनके लिए वैसे ही मुश्किल था। लेकिन अब जो है इन्होंने काफी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स भी सरेंडर कर दिए हैं, जिसके वजह से इनको कईयों को ये गद्दार घोषित किया जा रहा है। भाई ये इनके जो लीडर्स हैं, जैसे देवू है, वो बता रहे हैं कि ये सब गद्दार हैं जिन्होंने हथियार भी सरेंडर कर दिए हैं। वो नहीं चाहते थे कि हथियार के साथ सरेंडर हो। अब ये इनके पास हथियार वगैरह बिल्कुल खत्म है, अब ये दोबारा रिवाइव नहीं हो सकते किसी भी हालत में। तो ये बहुत बहुत कि शुक्रिया नथानियल सर, अजय सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राजीव जी, रुपेश जी शुक्रिया। समय की बस इतनी ही परमिशन थी और यहां पर हम कार्यक्रम को विराम देंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और एक बार फिर से उस उम्मीद को दोहराएंगे कि जो डेडलाइन है उससे पहले नक्सली खत्म हो जाएंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ, खबरें लगातार जारी।